तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन का जो 97% ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, आरबीसी ही करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन का बाइंड करता है। उसके बाद कल हमने आपके यहाँ पे ग्राफ की बात की थी, उस ग्राफ का नाम क्या था, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हमने कहा था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमें क्या बताता है, यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट बताता है, मतलब उसकी यहाँ पे परसेंटेज बताता है। जब हम उसको किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर लेते हैं ऑक्सीजन का, और वाई एक्सिस पे लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो ये वाला पोर्शन कल हमारा कंप्लीट हो गया था। जो आज मुझे करवाना है वो करवाना है थोड़ा सा आपको राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। ऐसे तो मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं आपको आज यहाँ पे दोबारा वही चीज रिपीट करवाना चाहूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है, और ये कर्व हमें क्या बता रहा है, हमें ये कर्व बताता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेशन पॉइंट कहां पर आता है, नियरली आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन की 100 पार्शियल प्रेशर पर अब देखिए, इसका मतलब हमने फिर बात की थी कि जो हमारा ये कर्व होता है, कई बार ये क्या होता है आपका, कई बार ये आपका शिफ्ट हो जाता है ऐसे आगे की तरफ, ये मान लो आप, और कई बार ये क्या होता है, कई बार ये सॉरी ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं इसको, ये हमारे पास ये जो ब्लू वाला है ये राइट शिफ्ट हुआ है, ये रेड वाला क्या है, रेड वाला हमारे पास नॉर्मल केस है, और ये ब्लू वाला राइट शिफ्ट हुआ है, और आपका जो ग्रीन वाला है वो हमारे पास आपका लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये राइट शिफ्ट कब होता है और हमारे पास ये लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। हमने कहा था कि हमारे पास ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है, प्राइमली किसके ऊपर डिपेंड करती है, PO2 के ऊपर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसके अलावा पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कितनी है, और टेम्परेचर कितना है, ये सारे फैक्टर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की थी कि अगर हमारे पास हमारे ब्लड में क्या हो गया है, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गया है, मतलब हाई हो गया है, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए हैं, और टेम्परेचर भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो हमारा ये नॉर्मल से कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड में सारी चीजें एकदम उल्टी हो गई है, मतलब PCO2 डाउन हो गया है, प्रोटॉन कम हो गए हैं, और टेम्परेचर बढ़ गया है, तो मेरा वो कर्व कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इस राइट से और लेफ्ट से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है, उसको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, उसके अलावा ये बाकी फैक्टर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब उस बाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं। तभी तो आपने यहाँ पे देखा कि देखिए, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है, 100% सेचुरेशन आपका 100 पार्शियल प्रेशर पर हो गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा कर्व ये उल्टा बन गया, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ये ग्रीन वाला एक मिनट, अगर हम आपका ये लेफ्ट शिफ्ट बना रहे हैं, सॉरी
इस तरीके से। जस्ट ये ओनली मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। तो देखो जो ग्राफ मैंने बनाया है ये लेफ्ट वाला ग्रीन वाला, इससे हमें देखिए क्या पता चल रहा है कि जब मेरा ग्राफ नॉर्मल से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो मेरे पास 100% सैचुरेशन इस पॉइंट पर आया है। और यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रेशर देखोगे तो कितना है, 80 है। मतलब ऑक्सीजन के कम पार्शियल प्रेशर पर ही क्या हो गया है, सारे के सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो गए हैं, बाइंड हो गए। मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का 100% सैचुरेशन हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी इसकी, इसको भी एक्चुअली मैं यहाँ पे इरेज करके ही दिखाती हूँ आपको। मान लेते हैं मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, सॉरी अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कर्व है जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, तो अगर इसको यहाँ पे मैं मिलाऊं, तो अगर आप ये ब्लू वाला देखो तो यहाँ पे देखिए 100% सैचुरेशन मेरे पास 110 पार्शियल प्रेशर पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, अगर हमारे ब्लड में CO2 का मतलब कंसेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या कर देंगे यहाँ पे, वो इसमें इसको ज्यादा टाइम लगेगा काम करने में। तो उस केस में हमारे पास हमें कैसा शिफ्ट देखने को मिलेगा, हमें उस केस में यहाँ पे राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो कल मैंने इसके बारे में बात की थी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट शिफ्ट और आपका राइट शिफ्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। कल मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाए थे कि हमारे पास ये देखिए जो आपका राइट शिफ्ट है, जब भी राइट शिफ्ट होगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि राइट की वो तरफ मूव क्यों किया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो एफिनिटी थी वो आपकी कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, तभी तो मेरा कर्व आपका राइट की तरफ मूव किया। और कई बार ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो अगर बढ़ गई तो वो काम पहले ही हो जाएगा, तो वो बढ़ेगी कब, इस वाली कंडीशन में। अब एक चीज मुझे आपको और बताना है पीएच और यहाँ पे प्रोटोन का। आप सबको पता है कि जो हमारे पास जो पीएच जो होता है, अगर हम पीएच की बात करें तो अगर मैं पीएच स्केल यहाँ पे बनाऊं, ये 1 है और ये 14 है और बीच में है 7। तो आप सबको पता है कि 7 पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 1 to 7 पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। और 7 to 14 क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक बोल लो या फिर कह लो एल्केलाइन। अब हमारे पास बात करते हैं इस हाइड्रोजन आयंस की। जो हमारे पास एसिडिक पीएच होता है उसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ प्रोटोन आयंस होते हैं। क्या मैंने कहा, दोबारा बोल रही हूं, जो हमारा एसिडिक पीएच होता है उस पे क्या होते हैं, ये हमारे पास पीएच स्केल है। तो जहां पर जितने ज्यादा प्रोटोन होंगे उसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर प्लीज इसको नोट कर लेना, बहुत समझने वाला कंसेप्ट है। जितने ज्यादा प्रोटोन, मतलब प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन जितना आए, तो पीएच क्या होगा हमारा, पीएच होगा एसिडिक। उसके बाद प्रोटोन जितने कम उतना पीएच क्या होगा, पीएच होगा एल्केलाइन, मतलब बेसिक। अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए, जब जो हमारा पीएच एसिडिक है वो 1 to 7 है। 7 तो न्यूट्रल होता है, 1 से लेके 7 तक की रेंज हमारे पास एसिडिक है और 7 to 14 बेसिक है।
मतलब बेसिक पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है ना, ये हाई होता है, और ये एसिडिक पीएच क्या होता है, लो होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो अगर हम ये बोले कि पीएच क्या है, लो है, तो उसका मतलब एक ही है। लो पीएच का मतलब क्या है, एसिडिक पीएच। लिख देती हूँ यहाँ पे, ये लो है, और ये क्या है, हाई पीएच है। तो प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपको ये, अगर मैं बोलती हूँ कि राइट शिफ्ट कब हो रहा है, इंक्रीज जब टेम्परेचर हो रहा है, इंक्रीज प्रोटॉन हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि पीएच क्या है, लो पीएच है, तो इसका मतलब भी एक ही बात है। लो पीएच का मतलब क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन आयंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हायर, और अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास, लेकिन क्या है, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा डिक्रीज है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाई पीएच, क्योंकि जब हमारे पास हाई पीएच होता है वहां पर क्या होता है, मोर नंबर होता है किसका, हाइड्रोजन, सॉरी कम नंबर होता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोक्सिल का नहीं, सॉरी। समझ आई आपको ये वाली चीज? तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारे पास ये, समझ में आ गया ना? तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास क्या है, जो ये प्रोटॉन आयंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच के। मतलब अगर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो पीएच क्या होगा, पीएच उसका कम होगा। आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे आगे, आपके एनसीईआरटी को रीड करते हैं जो आपका कल रह गया था। कल हमने आपका ये वाला कर्व कर लिया था, एक बार मैं दोबारा ये थ्योरी रीड कर लेती हूँ, उसके बाद ही आगे वाली थ्योरी आपको समझ में आएगी। तो कल हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात की थी, हमने कहा था हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की उनको बाइंड करके रख सकता है। लेकिन ये जो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो सबसे पहले प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। लेकिन इसके अलावा CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, ये भी सारे फैक्टर होते हैं इस बाइंडिंग को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। नॉर्मल केस में हमें सिग्मॉइड कर्व हमें ऑब्टेन होता है जब हम क्या करते हैं, एक साइड पे परसेंटेज सैचुरेशन लेते हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, और साथ में लेते हैं अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो इसी कर्व को बोलते हैं ODC, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये हमें किसके बारे में बताता है, हाईली यूजफुल होता है फॉर द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड ऑन द बाइंडिंग ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाएंगे, प्लीज उसको भी ध्यान से सुनना। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि बाइंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अब आप खुद ही देखिए, जब हमारी जो एल्वोलाई है, आप सबको पता है, आप मुझे खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होता है और PCO2 का कितना होता है, जल्दी से मुझे बताइए, आंसर कीजिए। एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का कितना है, जल्दी से, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, CO2 का भी बताइए कितना होता है। ठीक है। कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
यही होता है। अब एल्वोलाई के पास देखिए ब्लड आ रहा है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज के से ब्लड आता है, एल्वोलाई क्या करता है, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। एल्वोलाई के साथ कौन एसोसिएटेड है, कैपिलरीज एसोसिएटेड है। तो एल्वोलाई में क्या होता है, हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, देख सकते हो कितना कम है, आप डिफरेंस भी देख सकते हो। इसके साथ साथ ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब कम होने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस अभी आप इतना सा नोट कर लो कि यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब खुद ही सोचो, लेसर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन मतलब हाई पीएच, तो हम यहाँ पे हाई पीएच भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं बेसिक पीएच, एक ही बात है, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। और टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी के कंपैरिजन में वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो एल्वोलाई में ये सारी चीजें हैं, तो आप मुझे खुद ही बताइए ये सारे के सारे फैक्टर किसके लिए फेवरेबल है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है अब यहाँ पे किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, लो पी CO2 है, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कम है मतलब हाई पीएच है, बेसिक पीएच है, और टेम्परेचर क्या है, लोअर है। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए फेवरेबल होते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बार मैं आपको डायग्राम के हेल्प से दोबारा समझाती हूँ, अगर आपको नहीं यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है। ये वाला कल भी हमने डायग्राम किया था, आप यहाँ पे खुद ही देखिए, ये एल्वोलाई है, PCO2 देखिए ऑक्सीजन का ज्यादा है 104, CO2 का कितना है 40 है। तो यहाँ पे इस एल्वोलाई पे क्या होगा, सारी ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये हमारा ब्लड जा रहा है हार्ट में, हार्ट से गया बॉडी में। अब देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बॉडी के टिश्यू में आता है, जब वो ब्लड हमारा बॉडी के टिश्यू में जाकर मिलता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो आपका घट गया है और CO2 का बढ़ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही ये हमारी हीमोग्लोबिन पहुंचता है ना इस ऑक्सीजन को लेकर, तो जब जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपका चेंज हो जाता है, तो जैसे ही यहाँ पे रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन क्या करता है, सारा ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज कर देता है, जो इसने यहाँ पे हीमोग्लोबिन को बाइंड करके रखा हुआ था, चिपका के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए सारा ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया है, कहाँ पे, बॉडी के टिश्यू में। तो ऑक्सीजन क्या हुई, हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट हो गई, कहां पर, बॉडी के टिश्यू में। क्यों, क्योंकि उसको एकदम उल्टी कंडीशन मिली एल्वोलाई के कंपैरिजन में, इसीलिए नाम दिया है कर्व को ODC, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन कहाँ डिसोसिएट होती है हीमोग्लोबिन से, तो कहां पे होती है, इन द बॉडी टिश्यू। वाई, रीजन क्या है, because in the body tissue the partial pressure of oxygen is very less and partial pressure of CO2 is high। कितना है, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। साथ ही साथ में बॉडी के टिश्यू में क्या होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन भी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। जहां पर आप इतना सा समझ लो कि जहां पर ये PCO2 ज्यादा होगा ना, वहां पर प्रोटॉन आपकी बढ़ेंगे। और पीएच क्या होगा, यहाँ पे पीएच होगा हमारे पास एसिडिक, मतलब कम पीएच होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद हीमोग्लोबिन अब आपका फ्री हो गया, तो फ्री होने के बाद अब वो यहाँ पे किस तरह बाइंड कर जाता है, यहाँ पर वो बाइंड करता है हमारे पास CO2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोमाइल हीमोग्लोबिन का वो क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो अब वहां पे नेक्स्ट भी देखिए, आई होप आपको अभी ये वाली चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, जब हमारे पास अब यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया है,
तो अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपका CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा। अब वो इस ब्लड को लेकर जा रहा है, हीमोग्लोबिन में अब क्या है, CO2 है, लेकिन जैसे एल्वोलाई में पहुंचता है अब यहाँ पे एकदम उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया है, CO2 का कम हो गया है। तो अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन CO2 को रिलीज कर देता है सारा। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब एक बार वहां पे थ्योरी देखिए दोबारा, अगर नहीं समझ में आया है। एल्वोलाई वाला तो हमें समझ में आ ही गया है कि एल्वोलाई में क्या है, हाई PO2 है, लो PCO2 है, लेसर प्रोटोन है, लोअर टेम्परेचर है। तो ये सारी कंडीशन किसको किसको फेवरेबल कर रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए हमारे बॉडी के टिश्यू में क्या चीजें होती है। अब देखिए इन द टिश्यू में क्या है, लो PO2 है, कितना था, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके बाद हाई PCO2 था, कितना था, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हाई प्रोटोन कंसेंट्रेशन है और हमारे पास हायर ही टेम्परेचर है। कहां पे सारी कंडीशन कहां पे हो रही है, इन द टिश्यू। तो ये सारी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मतलब यहाँ पे सारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज कर देगा, क्यों रिलीज किया, क्योंकि उसको वहां पे ये वाली कंडीशन मिली सारी, कहां पे, बॉडी के टिश्यू में। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरीके से, कि हमारे पास ये हमें क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन है, एक मिनट सॉरी, जो ये दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है कहां पे, लंग्स के अंदर। लंग्स में ही ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, कहां पे, लंग्स के सरफेस पे, मतलब एल्वोलाई पे। लेकिन वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट हो जाती है कहां पे, इन द टिश्यू। तो टिश्यू में जाके वो डिसोसिएट क्यों हुई है, क्योंकि वहां पे उसको ये सारी कंडीशन मिली है। समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए हम नाम देते हैं ODC, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन। कब, ऑक्सीजन कहाँ डिसोसिएट होती है, जहां पर भी हमारे RBC को ये सारी कंडीशन मिलेगी, वहां पे क्या होगा, O2 वहां पे हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया गया है, ये आपको लर्न करना है कि जब हमारा लंग्स 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है ना, डिलीवर करता है, ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर मतलब ब्लड देता है, तो उसमें हमारे पास 5 ml ऑक्सीजन होता है जो टिश्यू को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। क्या मैंने कहा, यहाँ पे दोबारा बोल दूं कि हमारे पास 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आया, एल्वोलाई से आया। तो 100 ml के अंदर हमारे पास 5 ml O2 होती है, जो किसको मिलती है, टिश्यू को मिलती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। लास्ट लाइन हमें वही बता रही है कि एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under the normal physiological condition। मतलब जब भी 100 ml ब्लड हमारा लंग से आता है, टिश्यू के पास वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml ऑक्सीजन उसको रिलीज कर देता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो ये था हमारे पास आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझ में आया है कि नहीं आया है, प्लीज एक बार मुझे दोबारा कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें दी गई हैं कि राइट शिफ्ट क्या है और आपका लेफ्ट शिफ्ट क्या है। जब भी राइट शिफ्ट कब होगा, जब एफिनिटी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और ये कब होगा, जब ये सारी कंडीशन होगी। तो देखो यहाँ पर भी दिया गया है कि हाई प्रोटोन का मतलब है लो पीएच, मतलब एसिडिक पीएच। और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और PCO2 कम होगा, प्रोटोन कम होंगे, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा।
तो बाकी पोर्शन हम आपका कर चुके हैं। इसके अलावा हम जब हमारे पास 50% सैचुरेशन हो जाता है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं P50, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेफ्ट शिफ्ट क्या है, राइट शिफ्ट क्या है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो ये तो था हमारे पास कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो कल भी बात की थी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो CO2 को कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट करता है, ओनली 20 to 25%। और जब हीमोग्लोबिन आपका CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है उसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। बाकी हमने बात की थी कि हमारे पास 70% बाइकार्बोनेट करते हैं और 7% कौन करता है, 7% करता है प्लाज्मा। अब ये भी हमने बात कर ली कि ये जो बाइंडिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब प्लीज यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। जब हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग बताई थी, हमने क्या कहा था वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि PO2 कितना है। लेकिन अब यहाँ पर CO2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, PCO2 के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंडिंग किससे रिलेटेड होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो PO2 इज अ मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अब यहाँ पर भी वैसे वही बात आ गई कि PO2 कितना है वो भी जरूर अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमें हीमोग्लोबिन के साथ अगर हमें CO2 को कंबाइन करना है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे सारी बातें वही लिखी गई जो अभी भी हमने की है, बस ओनली एक बार इसको रीड करना है। When PCO2 is high, कहां पर होता है, सबको पता है टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर जो CO2 का वो हाई होता है, और सेम टाइम पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का वो लो होता है टिश्यू के अंदर। तो मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 मतलब मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, ज्यादा बाइंडिंग होगी। लेकिन जब PCO2 लो होगा, अब PCO2 लो कहां पे होता है, हमारे एल्वोलाई में, एंड PO2 हाई होगा एज एन एल्वोलाई, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2। जो CO2 आपका टिश्यू के अंदर बाइंड हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किससे, फ्रॉम कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से। टेक प्लेस, सो CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue, मतलब CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा टिश्यू में और बाद में वो डिलीवर हो जाएगा एट द एल्वोलाई, मतलब एल्वोलाई में आपको वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर PO2 क्या हो गया है, हाई हो गया है। यही बातें हम काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पे लास्ट में की काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी CO2 की कंसेंट्रेशन हाई होगी ना, वहां पर प्रोटॉन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात, इसमें कोई वो नहीं, मतलब पीएच पक्का लो होगा ही होगा, पीएच एसिडिक होगा ही होगा। अब उसका मतलब क्या है, देखिए इसको प्लीज थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना आप, अभी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी चीजें, एक मिनट। हाँ ये वाला आप देख लीजिए, ये डायग्राम काफी ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास देखिए ये है आरबीसी और ये ब्लड वेसल है, देखिए ये बाहर वाला प्लाज्मा है, मतलब ये हमारे पास पूरा ब्लड वेसल है, ये प्लाज्मा है और ये टिश्यू है। देखो टिश्यू से क्या है, CO2 रिलीज हो रहा है, ये देखिए कैसे, रेस्पिरेशन किया हुआ इसने और रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 आया और कहां पे चला गया, यहाँ पे आरबीसी में चला गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। जो हमारी CO2 है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, वाटर भी प्रेजेंट है, पता ही आपको, कल भी बात की थी कि प्लाज्मा हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो CO2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखिए कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। चलो पहले आरबीसी का बता देते हूँ। जो CO2 जो है यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन में क्या हुआ, 20 से लेके 25% CO2 यहाँ पे इस हीमोग्लोबिन के साथ देखो बाइंड कर रहा है। CO2 क्या कर रहा है, HbO2 का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर जैसे देखिए अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का CO2 का ज्यादा हुआ, तो इस CO2 ने यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने इस CO2 के साथ देखो इधर कंबाइन कर दिया
और इसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन देखो रिलीज हो गई, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन देखो कहाँ निकल आई, बाहर निकल आई। अब बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी, इधर टिश्यू के अंदर ही तो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला केस देखिए, मतलब ये जो हमारे पास ये जो आरबीसी है कितना परसेंट बाइंड करेगा यहाँ पे CO2 को, 20 से 25%। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में हमारे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो हमारा बाकी का बचा हुआ CO2 है वो इस वाटर के साथ कंबाइन करेगा प्लाज्मा में, और कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे आरबीसी के अंदर भी होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा में भी होता है और आपका आरबीसी में भी होता है। एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो CO2 है यहाँ पे इस वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है, प्लाज्मा के अंदर भी होता है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब ये जो बाइकार्बोनेट बना, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए आपका क्या बन रहा है, प्रोटॉन भी बन रहा है। अब देखिए ये जो प्रोटॉन बनते हैं ना, जितना बाइकार्बोनेट बनेगा, अब बाइकार्बोनेट कब बनेगा, जितना CO2 होगा, और जितना CO2 मतलब उतना PCO2 ज्यादा, तो जितना PCO2 ज्यादा उतना बाइकार्बोनेट, और जितना बाइकार्बोनेट उतना प्रोटॉन। इसीलिए हमने कहा था कि जहां पर PCO2 ज्यादा होगा वहां पर प्रोटॉन तो ज्यादा होंगे ही होंगे, मतलब pH क्या होगा, हमेशा एसिडिक होगा, लो होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ये प्रोटॉन जो है हमारे पास, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, इसकी बाइंडिंग को देखिए यहाँ पे अफेक्ट करता है। कुछ प्रोटॉन हमारा इस हीमोग्लोबिन के साथ देखिए यहाँ पे देखिए बाइंड हो गया है, और जैसे ही बाइंड होता है ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो ये हमारे पास ये जो बाइकार्बोनेट बन चुका है, कहाँ पे बना है, अभी टिश्यू में बना है। अब ये ब्लड में रिलीज हो गया है ना, अब देखो सारी ये जो CO2 है उस बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ तक, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, हमारे एल्वोलाई के पास। लेकिन अब वहां पे सारी कंडीशन रिवर्स होती है और सारा बाइकार्बोनेट क्या होता है, वहां पे रिलीज हो जाता है, मतलब दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, कहाँ पे, एल्वोलाई में। तो ये टिश्यू में ये कार्बोनिक बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जब एल्वोलाई में ये सारा बाइकार्बोनेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दोबारा इधर पीछे चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये कैसी होती है आपकी, ये होती है रिवर्सिबल, मतलब आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। टिश्यू के अंदर CO2 वाटर के साथ कंबाइन होके बाइकार्बोनेट बनाता है, लेकिन जब यही बाइकार्बोनेट हमारा एल्वोलाई में जाता है तो ये सारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें, और सारा CO2 वहां पे किसको दे देता है, एल्वोलाई को दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। अब एक बार आपके एनसीईआरटी देखते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक इक्वेशन बनाई हुई उन्होंने। इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा ये जो CO2 है यहाँ पे देखिए वाटर के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में भी होता है और आपका प्लाज्मा में भी होता है। और क्या बनाता है, H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। पहले कार्बोनिक एसिड बनता है, बाद में कार्बोनिक एसिड दोबारा इस एंजाइम का यूज करके क्या बनाता है, HCO3 नेगेटिव, जिसका नाम है बाइकार्बोनेट। तो जितना बाइकार्बोनेट बनेगा उसके साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर ये ज्यादा होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखिए थ्योरी क्या बोल रही है। आरबीसी क्या कंटेन करती है, वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम कंटेन करती है, नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन कहाँ पे होती है, आरबीसी में होती है। अब ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
ये फैसिलिटेट करवाता है रिएक्शन को बोथ इन डायरेक्शन। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो एरो देखो आगे की तरफ भी है, एरो पीछे की तरफ भी है। मतलब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 और वाटर को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड से दोबारा CO2 और ये भी बना सकता है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट में चेंज हो सकता है इस एंजाइम की वजह से, लेकिन सेम एंजाइम बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है। लेकिन अभी काम कैसे करेगा, तो अब यहाँ पे काम होता है पार्शियल प्रेशर का, कि कैसा पार्शियल प्रेशर है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, एट द टिश्यू साइड, टिश्यू पे क्या होगा, आप सबको पता है पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे किसकी कैटाबॉलिज्म हो रही है, टिश्यू में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जितना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा उतना CO2 रिलीज होगा। तो CO2 डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में, कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड के किस किस कंपोनेंट में, या तो आरबीसी में जाएगा या फिर प्लाज्मा में जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या बनाएगा, प्रोटोन आयंस। लेकिन हमारे पास एल्वोलाई की साइड पे देखिए क्या होगा, PCO2 लो है तो रिएक्शन आपकी उल्टी जाना शुरू हो जाएगी। मतलब यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको यहां से मतलब CO2 से लेके यहां तक का सफर ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है टिश्यू में। लेकिन बाइकार्बोनेट से दोबारा CO2 कहाँ पे बनता है, ये बनता है एल्वोलाई में। देखिए रिएक्शन अब आपकी उल्टी जाना शुरू हो गई है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एल्वोलाई साइड पे क्या है, PCO2 लो है, तो रिएक्शन आपका कहाँ पे जाएगा, प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी और दोबारा क्या बना देगी, CO2 और आपका वाटर। तो जब एल्वोलाई में CO2 और वाटर बना दिया तो इजिली CO2 क्या होगा, हमारा ब्लड से कहाँ पे चला जाएगा, एल्वोलाई में। सो दस CO2 ट्रैप। अब देखो CO2 किसकी फॉर्म में थी, हमें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थी, तो CO2 को हमने ट्रैप किया था बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कहाँ पे, टिश्यू के लेवल पे, और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एल्वोलाई के पास, रिलीज आउट एज अ CO2, और हमने इसको एल्वोलाई को CO2 दिया है। बाइकार्बोनेट कहाँ बना था, टिश्यू के अंदर बना था। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास एक डेटा है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 किसको, टू द एल्वोलाई। जैसे हमने बात की थी ना कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो टिश्यू को कितना ऑक्सीजन देता है, 5 ml। तो यहां पर भी वही है कि अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से आ रहा है, किसको दे रहा है, एल्वोलाई को, तो वो कितना CO2 उसको देता है, 4 ml CO2 प्रोवाइड करता है। समझ आया कि नहीं आया, तो बस इतना से था आपका। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। किसी को कोई भी डाउट है, ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई है। बताइए, मैसेज करके बताइए, समझ में आ गया है, कोई डाउट है। ओके तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो इंस्पायरेशन होता है इट इज अ एक्टिव प्रोसेस,
एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अब वो एक्टिव और पैसिव क्या चीजें हैं सारी, और कौन हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। तो हमारा जो ब्रेन होता है ये आपका 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है, ये जो सेरेबेलम है, ये इसी का ही पार्ट होता है। मिड ब्रेन छोटा सा होता है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है, टोटल इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पॉन्स, ये वाला जो आप इधर देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन। फिर एक होता है इधर मेडुला, इसे सिंपल मेडुला भी कहते हैं और केवल इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास इधर साइड में ये होता है सेरेबेलम। तो ध्यान रखना, सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट, इसके अलावा एक हमारे पास हाइपोथैलेमस भी होता है और आपका थैलेमस भी होता है। ये सारे फोर ब्रेन के अंदर ही आते हैं। तो हमने क्या कहा, ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। अब जो हमारा ये मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का, इसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो आंसर है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 3 पार्ट है हाइंड ब्रेन के, पॉन्स भी है, मेडुला भी है, सेरेबेलम भी है, बट तीनों में से कौन करता है? तो इन तीनों में से करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कंट्रोल करता है किसको? हमारे रेस्पिरेटरी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल में करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ डायग्राम देखने की, समझने की कोशिश करना। जो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास आपका ब्रेन का डायग्राम है। और ध्यान से देखिए, हमने इस ब्रेन में से ओनली 2 ही पोर्शन को यहाँ पे जूम किया है। एक ऊपर वाला जिसे हम पॉन्स कहते हैं, और ये नीचे वाला देखिए, इसको मेडुला बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला पॉन्स है और ये नीचे वाला, ये हमारे पास मेडुला है। तो प्लीज इसकी लेबलिंग काफी अच्छे तरीके से कर दीजिए। ये पॉन्स है, पहला लिख रही हूँ, और सेकंड हमारे पास ये मेडुला है। अब होता क्या है कि हमारा ये जो मेडुला होता है, मेडुला रीजन किसका? ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का। इस मेडुला के पास क्या होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। या आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला के पास। और ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, यही कंट्रोल करता है हमारे तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारा ये जो मेडुला वाला पोर्शन है, इस मेडुला के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही क्या करता है, हमारी जो ब्रीदिंग है, इंस्पायरेशन है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए कैसे हो रहा है। ये हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इधर कहाँ पे, इस मेडुला के पास। ये देखिए हमारे मैसेज करता है, देखिए पॉजिटिव का साइन दिया गया है, यहां से न्यूरॉन आ रहे हैं और किससे कनेक्टेड है, हमारे मसल्स के साथ। कौन सी मसल्स? देखिए एक तो हमारे पास ये वाला देखिए, डायफ्राम, डायफ्राम की मसल्स, और सेकंड है, इसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों मसल के साथ हमारा ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको कंट्रोल कर रहा है।
और देखिए पॉजिटिव का साइन दिया है। पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या है? अब याद करने की कोशिश कीजिए, जब मैंने आपको इंस्पायरेशन करवाया था तो मैंने कहा था जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है? डायफ्राम के अंदर और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर, उसकी वजह से ही क्या होता है, मतलब इंस्पायरेशन पॉसिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यही राइज होता है कि इसको कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज करता कौन है? तो करने वाला है मेड्यूला के पास जो कौन प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। वही यहाँ पे इन दोनों को क्या करता है? मैसेज करता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो जब यहाँ पे ये दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही हमने बात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्या राइज होता है कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज दे रहे हो, तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट 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 हो रही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, इसी टाइम पे ही एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अब आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे 24 आवर्स अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिव होती रहेगी तो हम बाहर सांस कैसे निकालेंगे? अब ये जो मैसेज दे रहा है यहाँ पे इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का, हमें इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा ना। जो मेडुला यहाँ पे इसको मैसेज दे रहा है, इसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मेडुला के ऊपर बैठे होते हैं पॉन्स। अब पॉन्स के पास यहाँ पे दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन दो सेंटर का नाम है, एक सेंटर का नाम है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और दूसरे सेंटर का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब देखिए जैसे ही हमारे पास ये मेडुला मैसेज करता है, तो मेडुला को देखिए अब इसने मैसेज किया, 3 सेकंड हुए थे अभी मैसेज किए हुए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। वैसे ही पॉन्स का न्यूमोटेक्सिक सेंटर आता है और इसको नेगेटिव, इसको स्टॉप कर देता है, चुप शांत। जैसे ही शांत यहाँ पे नेगेटिव का मैसेज वो इस मेडुला को देता है, तो यहाँ पे ये जो मसल कॉन्टेक्ट होने का मैसेज जाना था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। कितने टाइम के लिए? फॉर द 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड के लिए क्या हुआ? 2 सेकेंड के लिए एपन्यूस्टिक सेंटर ने इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को यहाँ पे रोक दिया, और जैसे ही रोका तो जो हमारी मसल्स कांटेक्ट हुई थी उसको 2 सेकंड का टाइम मिल गया, किसके लिए? रिलैक्स होने के लिए। तो देखो रिलैक्स होने के लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किए, जो कांटेक्ट कर रहा था हमने उसी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ये सेम उसकी तरह एक बैलून है, आप बैलून के अंदर आप देखो आप हमें हवा भर रहे हो, आप उसको ब्लो 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 आप किए जा रहे हो, आप उसमें अगर हवा भरना छोड़ दोगे, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप उसमें आप उसको हवा निकालनी पड़ेगी? ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाएगी, आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे वहां पे। लेकिन सोचो अगर आपको हवा भरनी है, हवा भरने में एफर्ट है, हवा निकालने में कोई एफर्ट ही नहीं है, वो तो खुद ही निकल जाएगी। तो जब यहाँ पर ये मैसेज नहीं जाता है तो उसी टाइम पे मसल्स खुद ही रिलैक्स हो जाती है फॉर द 2 सेकेंड। तो इसीलिए देखो यहाँ पे टोटल कितना होगा आपका? 5 सेकेंड का टाइम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये और आता है कि अब फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दोबारा कैसे मैसेज करेगा? हमने तो उसको स्टॉप कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, उसको स्टॉप करवा दिया कि अब आपको कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज और नहीं भेजना है। तो पॉन्स में ही एक रीजन और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर इस मेडुला को चुप करवाता है। बाद में एपन्यूस्टिक सेंटर आता है कि नहीं नहीं आप काम करो, और वो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन देता है किसको? मेडुला में बैठे हुए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि कोई बात नहीं आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाओ। तो यहाँ पे वो मैसेज का टाइम कितनी देर के लिए जाता है? 3 सेकंड के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा ये जो मेडुला है, मेडुला को पॉन्स रेगुलेट कर रहा है, पॉन्स का न्यूमोटेक्सिक सेंटर उसको नेगेटिव मैसेज कर रहा है स्टॉप करने का कि काम नहीं करना है, एपन्यूस्टिक सेंटर उसको एक्टिवेट कर रहा है, और जब एक्टिवेट हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अगेन वही डायग्राम है,
ये देखिए हमारे पास ऊपर वाला पॉन्स और नीचे वाला मेडुला है, और ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, अब मेडुला वाले पोर्शन से यहाँ पे देखिए नर्व सिग्नल आ रहे हैं, और वो किसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, मसल की कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। देखो एक साइन यहाँ पे दिखाया गया है, डायफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सेकंड यहाँ पे ये जो रिब्स की मसल्स है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास जो क्या होता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म चलता है, इंस्पायरेशन हो पाती है। तो हमें इंस्पायरेशन करने के टाइम पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन रिलैक्सेशन खुद ही हो जाती है। रिलैक्सेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। उसके बाद हमारा देखिए क्या होता है, ये जो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर होते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब ये कह लो कि ये सेंसिटिव होते हैं CO2 की कंसंट्रेशन को लेके और यहाँ पे पीएच को लेकर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब CO2 की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है पीएच डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज का मतलब है एसिडिक, और एसिडिक पीएच का मतलब है मोर प्रोटॉन। तो मोर प्रोटॉन कब होंगे, मोर हाइड्रोजन आयंस कब होंगे, जब CO2 ज्यादा होगा। तो दूसरी चीज ये देखो यहाँ पे क्या होती है, जब हमारे पास हमारे ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो हमारा ये जो हार्ट होता है ना, हार्ट में हमारे पास एक ही आर्टरी होती है, इसको ठीक है एओर्टा होता है। इस एओर्टा पे CO2 के और ऑक्सीजन के सेंसर प्रेजेंट होते हैं, ये एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं। जब CO2 एक हद से ज्यादा हो जाता है तो वो सेंस कर लेते हैं, और वो किसको मैसेज करते हैं, वो मैसेज करते हैं किसको, हमारे मेडुला को, कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, CO2 क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो देखिए अगर CO2 ज्यादा हो गया तो उसको भी तो हमें क्या करना है, उसको भी हमें बाहर निकालना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ CO2 हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या क्या लाइनें लिखी गई हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी, ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। वो क्या कर सकता है, वो मेंटेन कर सकता है, वो मॉडरेट मतलब चेंज कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम को, किसके अकॉर्डिंग, टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, बॉडी की टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हम भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्रीदिंग रेट सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ा तो है, लेकिन वो किस वजह से बढ़ा है, इसी न्यूरल सिस्टम की वजह से, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी तो कंट्रोल कर रहा है उसको, वो एकदम मैसेज भेजता है, हमारी सांस तो ज्यादा फूलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास ही कौन करवाता है, न्यूरल सिस्टम करवाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, और उस स्पेशलाइज सेंटर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर दिस रेगुलेशन। ठीक है, अब अनदर सेंटर, एक और सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट कर सकता है, मतलब जो चेंज कर सकता है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। आप खुद ही सोचो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने ही इसको क्या किया था, नेगेटिव का मैसेज दिया था स्टॉप होने के लिए, वो कर दिया ना, चेंज कर दिया उसको। इसके अलावा न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कहां से सेंटर से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा सॉरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रहा हूं। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास देखिए ये ऊपर वाला पॉन्स था ना, और नीचे वाला मेडुला था, तो पॉन्स के न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ने एक इसको मैसेज किया मेडुला को कि आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। अब रिड्यूस कैसे होगा, मेडुला तो कॉन्टिन्यूसली आगे हमारे मतलब इधर डायफ्राम को और आपका इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, तो पॉन्स ने इसी को ही स्टॉप कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या कहा, न्यूरल सिग्नल आता है फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, जो रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, ऑल्टर मतलब चेंज हो जाता है।
तो इस तरीके से क्या होती है, चीजें काम करती है। लेकिन इसके अलावा एक केमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, कहाँ, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, मतलब ब्रेन के साथ में ही, मतलब मेडुला के साथ में ही एक एरिया और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं केमो सेंसिटिव एरिया। अब नाम से ही पता चल रहा है ऐसा एरिया है जो क्या है, केमिकल को लेके सेंसिटिव है काफी ज्यादा, तो विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 और हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, केमिकल सी तो है। अब जब भी हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है इनका इनका सब्सटेंस, किस चीज का, CO2 का और आपका हाइड्रोजन का, तो वो एक्टिवेट कर देता है इन सेंटर को, जो विच इन टर्न क्या करता है, दोबारा सिग्नल करता है रिदम सेंटर को टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। तो इनका मैसेज करने का मतलब यही होता है कि हमें इन सब्सटेंसेस को क्या करना है, अपनी बॉडी से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, बिकॉज एक्सेस में CO2 हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा रिसेप्टर, अभी भी हमने कहा, हमारी ये जो एओटा होती है और कैरोटिड आर्टरी होती है उसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, हार्ट में भी होते हैं। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओटिक आर्ट और कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड द प्रोटॉन कंसंट्रेशन। तो ये भी उस चेंज को यहाँ पे फील कर सकते हैं, और ये भी क्या करते हैं, बाद में नेसेसरी सिग्नल किसको भेजते हैं, रिदम सेंटर को, जो किसके पास प्रेजेंट है, मेडुला के पास, फॉर द रेमेडियल एक्शन। The role of oxygen is the regulation in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे कंट्रोल तो कौन सी कर रहा है, तो हमने मेडुला को ही क्यों बोला। जब भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मतलब रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर मेडुला ही आता है, पॉन्स नहीं आता कभी। तो रीजन क्या है, रीजन मेडुला का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मसल्स हैं, डायफ्राम की मसल्स है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल्स है, इसको कंट्रोल करने वाला सेंटर तो मेडुला के पास ही प्रेजेंट है। मेडुला को नो डाउट यहाँ पे पॉन्स कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो जो सेंटर जो प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो उस मेडुला के पास ही है, पॉन्स के पास नहीं है। इसीलिए आंसर हमेशा मेडुला ही होगा, पॉन्स नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना जरूर है। तो ये था हमारे पास आपका रेगुलेशन किसका, रेस्पिरेशन का। रेगुलेशन रेस्पिरेशन कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। अब लास्ट हमारे पास इस चैप्टर में आ जाते हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे टिश्यू में। एस्फाइक्सिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन का कंटेंट डाउन हो जाता है और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर हमारे पास और भी डिसऑर्डर्स हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे हर रोज पत्थर तोड़े जाते हैं, डस्ट ही डस्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वो नोज के थ्रू चले जाते हैं और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन द सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली दोस जो किसमें इन्वॉल्व होती है, ग्राइंडिंग में और स्टोन ब्रेकिंग में, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, वो फुली कॉप अप नहीं कर पाता है। अगर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें क्या हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है। फिब्रोसिस क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, मासा बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको मास्क पहनने चाहिए। एक तो होता है सिलिकॉसिस, मतलब सिलिका की डस्ट को ब्रीथ कर लेना, और दूसरा होता है एस्बेस्टोसिस, मतलब एस्बेस्टोस पार्टिकल होते हैं उनको ब्रीथ कर लेना। एस्बेस्टोस पार्टिकल वो होते हैं जब आप किसी फाइबर वाली कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे थोड़े धागे धागे से निकलते हैं ना, जैसे कपड़े का वो होता है, तो वो हमारी बॉडी में, मतलब नोज के थ्रू अगर अंदर चला जाए, तो ये होते हैं कि आप क्या काम करते हो उसकी बेसिस की वजह से आपको ये बीमारियां हो रही है। फिर बात करते हैं अस्थमा की। अब देखिए अस्थमा में क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी होती है, और कॉजिंग द विजिंग, विजिंग क्या होती है, कई बार सुना होगा सीटियां से निकलती है, आवाज आती है ना, कई बार हम ब्रीथ करते हैं बहुत जोर जोर से आवाज आती है, उसको बोलते हैं विजिंग करना। अभी क्यों होता है, जब हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब ये देखिए,
ये नॉर्मल है, हमारे पास ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, नॉर्मल लंग से। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर आप यहाँ पे ओपनिंग देख पा रहे हो, काफी अच्छी खासी ओपनिंग है जहां से इजिली हमारी एयर क्या कर सकती है, एंटर और बाहर जा सकती है, एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकती है। लेकिन देखिए जो अस्थमा से सफर करते हैं, यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रेट हो गया है कि यहाँ पे इनकी ओपनिंग देखिए कितनी छोटी सी ओपनिंग रह गई है। तो इतनी छोटी ओपनिंग होने की वजह से प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता गैस का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, विजिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल्स में क्या हो गई, इन्फ्लामेशन, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। सेकंड डिसऑर्डर आता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो हमारी एल्वेओलाई की जो वॉल है वो पूरी डैमेज हो जाती है। सबसे बड़ा मेन रीजन होता है सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोक करते हैं। ये देखिए नॉर्मल एल्वेओलाई है और यहाँ पे देखिए एल्वेओलाई विद एम्फाइसेमा, पूरी एल्वेओलाई की वॉल क्या हो गई, ये देखिए डैमेज हो गई। तो ये क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब बार बार होता रहता है और काफी इसको लंबा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। जिसमें क्या होता है, एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच, अब देखिए वॉल ही डैमेज होगी तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये वाला एरिया इस केस में। तो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, जो सिगरेट स्मोकिंग, जो क्या करते हैं, जो सिगरेट लेते हैं। फिर एक आती है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये देखिए साफ साफ पता चल रहा है, ब्रोंकाई के अंदर इंफ्लेमेशन होना। अगर आप ये वाला देखोगे, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, एकदम क्लीन अच्छी खासी, और यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे म्यूकस आपका सिक्रेट हो गया है। इतना म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट हो जाता है कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर ढंग से हम यहाँ पे वो भी नहीं कर पाते हैं। एक मिनट, सॉरी। इतना ज्यादा देखिए यहाँ पे म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है कि यहाँ पे ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए कितना, ये देखिए म्यूकस येलो येलो वाला। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए बाकी डायग्राम भी देख सकते हो आगे वाले। ये देखिए ब्रोंकाइटिस में क्या होता है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, बहुत पतली सी लेयर होती है म्यूकस की। ऐसा नहीं कि म्यूकस होता ही नहीं है, बट देखिए काफी यहाँ पे क्लीन है, तो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा म्यूकस यहाँ पे एक्सेस में आपका प्रोड्यूस हो गया है, तो ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो पर्सन सफर करते हैं आपके ब्रोंकाइटिस से। अब इसका कॉज क्या होता है, रीजन क्या होता है, तो रीजन बहुत सारे होते हैं। किसी को कफ हो गया है इन्फेक्शन की वजह से, कोल्ड हो गया है, कोई स्मोक करता है, मतलब स्मोकिंग, और इसके अलावा कि मतलब एयर पॉल्यूटेंट, मतलब एयर के अंदर ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट लाइक द सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से हमारा ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये था हमारा आपका कॉज ऑफ द ब्रोंकाइटिस। पढ़ भी लेते हैं इसमें होता क्या है। ब्रोंकाइटिस में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो ब्रोंकाई है और जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं क्या होते हैं, इन्फ्लेम, खराब हो जाते हैं। उनकी कैविटी क्या हो गई, ये देखो कैविटी इनकी क्या हो गई, नैरो हो गई है, सो दैट एयर कैन नॉट पास इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इजीली। तो एयर ऑब्वियसली बात है, ना तो अंदर से बाहर से अंदर जा पाएगी, ना अंदर से बाहर आ पाएगी। तो पाथवे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड इधर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, आल्सो इन्फेक्शन ऑफ द एक्यूमुलेटेड म्यूकस। अब जब इतना ज्यादा म्यूकस रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन of walls of lungs and bronchi which narrow the airway which cause difficult in the breathing। तो ये था हमारे पास आपका ब्रोंकाइटिस। तो चैप्टर हो गया है आपका फिनिश। अब बताइए समझ में आया है? कोई ऐसी चीज है जो ना समझ में आई हो? तो आपका चैप्टर तो फिनिश हो ही गया है। तो कल का आपका ऑफ ही रहेगा, आप तो 100% है, और परसों आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना।